हो गया कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, वेद ज्ञान प्रगटाए, हम वेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और तेग भाव विसराए, हम वेद ज्ञान प्रगटाए, हम वेद ज्ञान प्रगटाए। भिन्न भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टा वेद गाए, वेद ज्ञान प्रगटाए, अच्छा कुछ तो क्या चढ़ा है वो गर्म पानी वाला कहाँ रख दिया वो बैठे ले रहा है बालकनी में पानी डाल हाँ करना है। आरजू जी वो कर्म प्रज्ञप्ति वाला सॉन्ग प्ले कर दीजिए।
कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो इधर का आवाज बंद है। सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दी। हाँ, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम करते जय हैं। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। आज जय उद्दीर्ण जिनेन्द्र का सर। करवाना। जय जिनेन्द्र। ठीक है, अब हम अपना अगला क्लास शुरू करते हैं अपनी। कोई डाउट हो तो पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम अपना अगला विषय लेने का भाव रखते हैं। जी वो उद्दीर्ण वाला थोड़ा समझना है। प्रकृति उद्दीर्ण स्वामित्व है ना। ठीक है, मैं एक बार उद्दीर्ण पूरा ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाएगा। उद्दीर्ण, सबसे पहले उद्दीर्ण किसको कहते हैं? जो बहिर्भूत कर्म दलिकों को उदय में लाना। उदय आवलिका बहिर्भूत कर्म कर्म दलिकों को प्रदेशों को प्रयत्न विशेष उदय से समय में प्रक्षिप्त करना या उदय समय में लाना। ये हमारी मान लीजिए कि एक आवलिका है, इसको हमने उदय आवलिका बोला है। और ये ध्यान रखिएगा कि जिन प्रकृतियों का उदय होता है उन्हीं की उदीर्णा होती है। अनुदयमान प्रकृतियों की कभी भी उदीर्णा नहीं होती है। अब इस एक आवलिका के बाहर जितने भी हमारी सत्ता में कर्म दलिक रखे हुए हैं, उन दलिकों को हर स्थिति स्थान से ला करके उदय समय में डालना, इसको कहते हैं उदीर्णा। उदीर्णा आठों कर्म की चलती है, क्योंकि हमारा पहला उदीर्णा का स्थान क्या है? 8 प्रकृति उदीर्णा स्थान, मतलब जीव आठों कर्म की उदीर्णा करता है। 8 कर्म की उदीर्णा का मतलब आठों कर्म का उदय कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है हमारा? 1 से 11 तक। 1 से 10 तक उदय हमारा 1 से लेके 10 तक होता है। तो 8 कर्मों में अब कौन से कर्म की उदीर्णा कब तक चलेगी, इस बात को हम देख रहे हैं। तो अगर पहले गुण स्थान में पूछा जाए तो पहले गुण स्थान में आठों कर्मों की उदीर्णा चलती है। लेकिन जब किसी जीव के आयु कर्म की अंतिम आवलिका बची, मतलब मान लीजिए किसी का आयुष्य पूरा होने वाला है और उसकी एक आवलिका बची, तो आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाएगी। तब कहा जाता है कि अब जीव को कितने कर्मों की उदीर्णा हो रही है? तो जीव को 7 कर्मों की उदीर्णा हो रही है। जब आयु की अंतिम आवलिका आती है तो जीव 7 कर्मों की उदीर्णा करता है। जब जीव अप्रमत्त हो जाता है, मतलब 7वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, तब जीव को आयु कर्म की और वेदनी कर्म की, इन दोनों कर्मों की उदीर्णा रुक जाती है। तब जीव को कितने कर्मों की उदीर्णा शुरू हो जाती है? 6। तो 7वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान की द्विचरम आवलिका तक, 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान की द्विचरम आवलिका तक 6 कर्मों की उदीर्णा, और 10वें गुण स्थान की चरम आवलिका और 11वें गुण स्थान में और 12वें की द्विचरम आवलिका तक 5 कर्मों की उदीर्णा। एक बार वापस, 6 कर्मों की उदीर्णा होती है हमारी अप्रमत्त, मतलब 7वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान की द्विचरम आवलिका तक। उसके बाद जब आगे गए तो 10वें गुण स्थान की अंतिम आवलिका, 11वां गुण स्थान और 12वें गुण स्थान की द्विचरम आवलिका तक 5 कर्मों की उदीर्णा। हाँ, बाद में करूंगी मैं, अभी कुछ नहीं करूंगी। अब इसके बाद 12वें गुण स्थान की जब अंतिम आवलिका बची, तब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनकी अंतिम आवलिका आ गई तो इनकी उदीर्णा भी रुक जाएगी, क्योंकि एक आवलिका अगर किसी कर्म की बचेगी तो उदीर्णा रुक जाती है। तो इन तीनों की यहाँ अंतिम आवलिका आने पे 12वें के चरम समय में 2 कर्मों की उदीर्णा होती है, और 13वें गुण स्थान में भी 2 कर्मों की उदीर्णा होती है। 14वें गुण स्थान में योग का अभाव होने के कारण किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। नहीं होती जी, तो हमारे कुल उदीर्णा स्थान हो गए 8, 7, 6, 5 और 2। कुल उदीर्णा स्थान 5 हो गए, 8, 7, 6, 5 और 2। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। दीदी ये पूछना था कि इसका क्या मतलब है, ये लाइन का भुज्यमान आयु कर्म की स्थिति सत्ता एक आवलिका या उससे कम शेष रहने पर। बुद्धिमान मतलब जो वर्तमान में हम आयु को भोग रहे हैं,
जैसे मान लीजिए कि अभी हम सब मनुष्य आयु का वेदन कर रहे हैं या भोग रहे हैं, तो हमारी बुद्धिमान आयुष्य कौन सी हुई? मनुष्य आयु। जब जीव किसी भी जीव का अंतिम समय आया, अंतिम समय की जब एक आवलिका बची है, तब आयु कर्म की उदीरना रुक जाएगी। अगर वो अभी ठीक है, देखा जाए लेकिन कि उससे कम शेष है, इसका क्या मतलब? उससे कम शेष रहने पर एक आवलिका तो मिनिमम है, फिर उससे कम क्यों लिखा हुआ है? नहीं, संभावना हो सकता है कि लिखने में एक बार देखने का भाव नहीं, रखती बहुत हूँ जगह मैं लिखा हुआ है, ये लाइन बहुत जगह लिखी हुई है आयु कि के विषय में। बुद्धिमान कर्म की, एक बार लाइन स्थिति कृपा करेंगे एक आप। आवलिका से अधिक शेष। तो एक 77 आवलिका से अधिक शेष रहेगी तब तक तो उदीरना होती है ना। और कम, मान उससे लीजिए, कम। देखिए मान लीजिए कि दो कारण हैं। अगर कोई मनुष्य अप्रमत्त है और अभी उसकी बुद्धिमान आयुष्य 100 वर्ष भी बची है, तो भी क्या हो जाएगा? उदीरना रुक जाएगी, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था में आयु की उदीरना रुक जाती है। अच्छा, हाँ, तो देखिए ना, अपेक्षा विशेष जो भी रही होगी वो लाइन देखने का भाव रखती हूँ, तो अलग अलग अपेक्षाओं से वो लाइन लिखी जाती है। हाँ। ठीक सर। ये लाइन ना 2-3 जगह आई है दीदी, संवेद भग में भी है, इस तरह का सेंटेंस आया है। कोई रीजन से है, वो रीजन नहीं समझ में आ रहा, मतलब उससे कम एक आवलिका तो मिनिमम है ही, तो फिर हाँ, उससे कम की क्या क्यों बात आई है, ये पूछना था। पेज नंबर 77 में है ये। एक बार देखने का भाव है मेरा। पेज जैसे नंबर एक आवलिका, नहीं देखिए, जैसे एक आवलिका तो है ही है, उससे कम है तो उदीरना तो रुकेगी ना, जब एक आवलिका की बात हो एक रही है आवलिका एग्जैक्टली। या उससे कम, तो वो लिखने का क्या होता है, कभी कभी फैली होती है एक ये। आवलिका तो मिनिमम है ही, हाँ, फिर उससे कम की बात तो आती ही नहीं है। नहीं आती क्यों? जैसे 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 वो समय पास पास, जैसे आयु का शेष एक समय भी रहा, ये समझिए, जय एक जय आवलिका जिंदर से से कम, एक समय, दो समय, तो हाँ बस वो सर, उदीरना ये रुक गई, ऐसे समझना है। जय जिंदर सर 56 पेज पे क्या लिखा हुआ है इसमें मैडम, कि उससे कम शेष रहने पर किसी भी जीव किसी भी कर्म की स्थिति सत्ता एक आवलिका है, उससे कम शेष रहने पर उस कर्म की उद्धृणा नहीं करता है। एक समय से कम रहेगा उद्धृणा नहीं करेगा। जी देखिए ना, इसको आप एकदम सिंपल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि जब एक आवलिका बची है तब भी उसकी उदीरना नहीं होगी। अब मान लीजिए कि एक आवलिका में से एक समय कम हो गया या दो समय कम हो गए, क्योंकि एक आवलिका संख्या समय की होती है। अब इससे कम समय बचा है तो भी जीव उदीरना नहीं कर रहा उदीरना है। नहीं होगी, बस। बस एकदम सिंपल इसका मीनिंग आप समझिए कि एक करेक्ट है, आवलिका करेक्ट। या एक आवलिका से कम है तो उसकी उदीरना नहीं होगी। देखिए ना, शब्दों को नहीं पकड़ना है हमको, हमको उसकी भाव क्या है और उस लाइन को लिखा किस कारण गया है उसको समझिए आप लोग। हाँ, एक आवलिका लेकिन एक आवलिका से अपने कम धर्म का रहा, ना बहुत उदीरना डीपली, नहीं होगी। एक वर्ड बहुत डीपली लिखा रहता है ना अपने धर्म ग्रंथों में, इसीलिए पूछ रहा आपसे कि हो सकता है ठीक इसका है, और कोई अर्थ हो। नहीं नहीं, अब क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि आवलिका मतलब भी क्या समय की है। तो एक आवलिका हुई, अब मान लीजिए कि एक एक समय कम होता जा रहा है, अब संख्या समय बचे हैं, तो भी एक आवलिका से तो बहुत कम समय हो गया, तब भी उदीरना रुकी हुई है। तो एक आवलिका या उससे कम हो तो भी उदीरना रुक जाती है। दीदी उदयवली का उदय समय के ऊपर रहती है क्या? जी नहीं, उदय आवलिका का मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसा समझिए कि ये एक आवलिका बनी हुई है हमारी। इस एक आवलिका को असत कल्पना से हमने 10 समय का माना। यूं होती असंख्या समय की है, लेकिन कितना समय माना हमने इसको? 10 समय, 10 10 समय। समय। तो ये पहला समय हमारा उदय समय है, और उसके बाद 2 3 4 ऐसा करके 10, ये पूरा हमारी एक उदय आवलिका हुई। तो उदय समय हमारा एक है और बाकी पूरी जो हमारी है वो क्या हो गई? उदय आवलिका। तो इसमें वो उदय समय में कर्म प्रदेशों को नहीं लाएगा, एक समय में उदीरना में सिर्फ उदय समय में ही कर्म प्रदेशों को डाला जाता है। हाँ उदयवलिका के अंदर। उदीरना में हाँ पूरी उदयावलिका में नहीं डाला जाता है। जो हमने हाँ ये एक समय बताया है ना, मतलब जो हाँ उदय समय बताया, उसी के अंदर कर्म प्रदेशों को, मतलब जो भी हमारा सत्ता है, सत्ता से लाकर डाला जाता है।
नहीं, इसमें चित्र दिया है ना, उदीर्णा संबंधी गातव्य बिंदु, तो उसमें वैसे हाँ दिया है मैडम ने। हाँ, तो और उदीर्णा preparation- में उदयावली का बहिर्भूत कर्म प्रदेशों को उदय समय में डालना, ये उदीर्णा कहलाता है। तो बीच का वो समय उसमें कुछ नहीं करता, पहले समय में लाके वो रखता है। हाँ जी, बहिर्भूत उदय वाला। समय में ला करके डालता है। दीदी धन्यवाद, बहुत अच्छा हाँ, करवाया। 74 एक बार खोलिए ना मैम, कौन सा? 1 से 10 तक। पेज नंबर 74। 74 बोलिए। इसमें जो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त लिखा है ना, किसका? 7 प्राकृतिक स्थान का हाँ उत्कृष्ट लिखा है अंतर्मुहूर्त। जी, इसके सामने स्पष्टीकरण में जो लिखा है 11वें गुण स्थान या 12वें गुण स्थान, क्या लिखना है यहाँ पर? ये 12वां गुण स्थान। देखिए हम ना अगर किसकी बात कर रहे हैं पहले ये देखते हैं। ये हमारा सत्ता है या उदय है, उदय स्थान है। उदय स्थान में अगर हमको बोला जाए कि 7 प्राकृतिक उदय स्थान का उत्कृष्ट काल, तो वो हमने लिखा है यहाँ पे 12वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त की अपेक्षा है। नहीं, हमारे बुक में 11वां गुण स्थान लिखा है, नहीं मैडम, इसका करेक्शन करके 12वां कर दिया, ये 12वां कर दिया, इसमें करेक्शन करके आया किताब में, हमारी नई किताब चाहिए ना, बाकी सभी म्यूट कीजिए ना हमारे पास प्लीज, 11वां लिखा है। डिस्टर्बेंस शोर हो रहा है। बहुत आ रहा है, शोर बहुत आ रहा है। अगर आपका नहीं भी हो तो एक बार उसको 12वां गुण स्थान कर लीजिएगा आप लोग। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। दीदी हाँ सर। 10वें गुण स्थान में 2 का छोड़ देना है, आयु का छोड़ देना और वेदनीय क्रम को छोड़कर 6 की उदीर्णा हो सकती है 1 से 10वें गुण स्थान में। 7वें गुण स्थान से ही 6 कर्मों की उदीर्णा प्रारंभ हो जाती है। चलिए मैं एक बार ये भी क्लियर कर देती हूँ आपको, ताकि डाउट नहीं रहेगा। अब पहला हमारा उदीर्णा स्थान है 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान। तो 8 प्रकृति का उदीर्णा 1 से लेकर के कहाँ तक हो सकती है? तो कहाँ तक? 6 छठे गुण स्थान तक, अप्रमत्त लेकर छठी गुण स्थान तक। एक बार सुन लीजिए प्लीज। 1 से लेके छठे गुण स्थान तक 8 प्रकृति की उदीर्णा हो सकती है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में नियमा 8 ही प्रकृति की उदीर्णा होती है। बाकी 1 से लेके 6 में 7 प्रकृति की उदीर्णा भी हो सकती है। यहाँ पे 7 प्रकृति की उदीर्णा क्यों होगी कि किसी भी जीव का जब आयुष्य का अंतिम आवलिका बची, जब आयुष्य की अंतिम आवलिका बचेगी तो अब जीव 8 की जगह 7 कर्मों की उदीर्णा करेगा, क्योंकि अंतिम आवलिका बच गई भुज्यमान आयु की, तो अब आयु की उदीर्णा रुक जाएगी। तो 1 से लेके पहले गुण स्थान से लेके छठे गुण स्थान तक 8 की या 7 की उदीर्णा हो सकती है। तीसरे गुण स्थान में नियमा 8 कर्मों की या 8 प्रकृति की ही उदीर्णा चलेगी, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में जीव काल नहीं करता है तो उसकी अंतिम आवलिका भी नहीं आती है। ये क्लियर है आप सबको? ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं हम कि जब जीव 7वें गुण स्थान में प्रवेश करा तो 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान की द्विचरम आवलिका तक 6 कर्मों की उदीर्णा होती है। ठीक है। अप्रमत्त अवस्था आयु की और वेदनी की उदीर्णा नहीं होती है। तो 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें की द्विचरम आवलिका तक 6 कर्मों की उदीर्णा। अब 10वें की द्विचरम मतलब चरम आवलिका और 11वें गुण स्थान में तथा 12वें गुण स्थान की द्विचरम आवलिका तक 5 कर्मों की उदीर्णा। 10वें की चरम आवलिका, 11वां गुण स्थान और 12वें की द्विचरम आवलिका तक 5 कर्मों की उदीर्णा चलेगी। इसके बाद 12वें की चरम आवलिका में और 13वें गुण स्थान में 2 कर्मों की उदीर्णा चलती है, नाम कर्म की और गोत्र कर्म की। और 14वें गुण स्थान में योग का अभाव होने के कारण किसी भी प्रकार की उदीर्णा नहीं होती है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। 7 से 10 एक बार बताएंगे, 7 से 10। 7 प्रकृति की बताइए तो मैम वापस।
सातवें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान की द्विचरमावलिका तक 6 कर्मों की उदीरना हो रही है, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था से जीव आयुष्य की और वेदिनी कर्म की उदीरना नहीं करता है। जब जीव अप्रमत्त हो जाता है तो ये 6 कर्म में आयु और वेदनी नहीं है हमारे पास, इन दोनों की उदीरना रुक जाती है। अब 10वें गुण स्थान की चरमावलिका, 11वां गुण स्थान और 12वें गुण स्थान की द्विचरमावलिका तक जीव 5 प्रकृतियों की उदीरना करता है। इसमें क्या क्या छूटा हमारा? आयु, वेदनी और मोहनी। मोहनी। ठीक और है। 12वें गुण स्थान की चरमावलिका और 13वें गुण स्थान में 2 नाम और गोत्र, इन 2 कर्मों की उदीरना होती है। ओके, क्लियर। ठीक सा। एक बार तीसरा गुण स्थान के बारे में वापस बताएंगे? तीसरे गुण स्थान में कोई भी जीव काल नहीं करता है। जब जीव काल करेगा तो ही उसकी एक आवलिका शेष बचेगी, तभी जीव को आयु कर्म की उदीरना रुकने का एक चांस मिलता है। लेकिन तीसरे में काल नहीं होने के कारण वहां नियम 8 कर्मों की उदीरना प्रति समय चलती है। तो तीसरे गुण स्थान में अगर पूछेंगे कि कितने कर्मों की उदीरना होती है, तो सिर्फ 8 कर्मों की होती है। पहले से लेके छठे में 8 या 7 कर्म, इन दोनों की उदीरना हो सकती है। 7 प्रकृति का बताइए ना, 7 प्रकृति का। 7 प्रकृति की उदीरना पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक, जब आयु की अंतिम आवलिका नहीं आ रही है ना, तब तक मिच्छा मिलकम। जब आयु की अंतिम आवलिका आ चुकी है तब जीव को 7 प्रकृति की उदीरना होगी। अगर 8 का उदय है और आयु अभी बहुत बाकी है तो जीव को नियमा 8 कर्मों की उदीरना चलती रहेगी, 1 से लेके 6 तक। क्लियर है साहब? जी जी जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार उपशम सम्यक्त प्राप्त किया, प्रथम उपशम सम्यक्त प्राप्त किया, तो क्या वो उसी भाव में द्वितीय उपशम सम्यक्त प्राप्त करके श्रेणी आरोहण कर सकता है? हाँ कर सकता है, कोई बाधा नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, यानी प्रथम उपशम द्वितीय एक ही भाव में प्राप्त कर सकता है। देखिए, प्रथम उपशम के बाद पहले उसको शयोपशम में आना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हमने हाँ, वो तो संगीत की वो योग्यता पता है। बताई हुई है। हाँ, तो हाँ, द्वितीय वो उपशम पता। योग्यता के लिए शयोपशम संगीत जरूरी है। तो पहले हाँ, प्रथम हाँ, उपशम किया, फिर शयोपशम में आया, फिर द्वितीय हाँ, उपशम किया और फिर श्रेणी का आरोहण किया। कोई बाधा मतलब नहीं है मेरा, उसमें, हो सकता है। मेरा यही जिज्ञासा थी कि उसी भाव में कर सकता है क्या? हाँ, उसी भाव उसी में हो भाव में। सकता है, हो सकता है। हाँ, ठीक है, ओके। और जो 24 प्रकृतियां बताई है ना, साहित्य सम्यक्त के जो 24 प्रकृतियां हैं, तो जी। जो जैसे 23 प्रकृतियां होती है तब वो काल नहीं कर सकता, 22 में भी काल नहीं कर सकता, तो 22 24 में प्रकृतियां, देखिए, हाँ, एक 24 मिनट, प्रकृतियों में काल कर सकता है क्या? 22 प्रकृतियों में जब कृतकरण अवस्था आएगी तब तक काल नहीं कर सकता, नहीं तो 22 प्रकृति की सत्ता में जीव काल कर सकता है, हाँ, अगर हाँ, वो हाँ, हाँ, कृतकरण क्षयोपशम संकिति हो गया तो। हाँ, वो पता है। मतलब 24 प्रकृतियां हैं तब वो काल कर सकता है क्या? अगर वो शायिक की प्रक्रिया नहीं कर रहा है और नॉर्मल अगर उसने A4 की संयोजना कर ली है, मतलब 24 प्रकृति आ गई है, तो वो जीव काल कर सकता है, बाधा नहीं है कुछ भी। लेकिन ओके। शायिक संकेत का मतलब ये हुआ कि जब वो मिथ्यात्व को क्षय करने की प्रक्रिया शुरू कर दे, तब से लेकर के जब तक वो 22 में कृतकरण अवस्था प्राप्त नहीं कर ले, तब तक वो काल नहीं कर सकता है। अच्छा, जैसे चारों गति के जीव में 24 प्रकृतियां बताई, अनंतानुबंधी का सही कर सकता है। हाँ, चारों गति के तो सन्निपंचन में पर्याप्त जीव हाँ, अनंतानुबंधी को क्षय कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो क्षय करने वाला सिर्फ मनुष्य ही होगा। हाँ, जी, ओके। काल का क्या मतलब मैडम? काल का क्या है? वो काल कर सकता, कैसे कर सकता काल? काल कर सकता है मतलब वो आपने शायिक संकेत की योग्यताओं में पढ़ा होगा कि अगर किसी जीव ने पहली, दूसरी, तीसरी नरक की आयुष्य बांधी हुई हो, स्थलचर युगलिक की आयुष्य बांधी हुई हो, 35 वैमानिक की आयु बांधी हो, या युगलिक मनुष्य की आयु बांधी हो,
इनकी आयु बंधी है और जीव शायिक संकित कर रहा है, तो शायिक संकित के प्रस्तापक जीव मनुष्य होते हैं। मिथ्यात्व का उसने हाँ। क्षय कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर हाँ। दिया, अब संकित वेदनी का भी या। क्षय प्रारंभ कर दिया, लेकिन चूंकि अभी वो उदय में है, क्योंकि शायोपशम संकिति ही शायिक की प्रक्रिया कर रहा है, तो जब मात्र उसकी सत्ता खत्म हो गई, उदय आवली का मतलब उदय में जो अंतर्मुहूर्त बचा हुआ है वो जब अवशेष रहेगा, उस समय 22 की सत्ता में ये जीव काल करके और किसी भी गति में, मतलब जो आयुष्य बंधी हुई है हमारी शायिक संकिति की, उसमें जा सकता है। तो उस अपेक्षा अच्छा, उसको तीनों काल, चारों गति में जा सकता है। जी हाँ, अच्छा, शायिक उसको अपेक्षा काल संकिति, बोलते हैं। हाँ उसकी अपेक्षा मतलब काल। अगला भाव देखते हैं, नेक्स्ट भाव का मतलब इसमें है ना। हाँ, इसमें अगले भाव का मतलब है, यहाँ अब पे वो काल का मतलब प्रस्थापक, काल करके वो वहां जा सकता है। तब वह जी प्रस्थापक जी। कहलाएगा चारों गति में। नहीं, प्रस्तापक का प्रस्थान तो मतलब क्या हुआ है कि जो पहले मिथ्यात्व का क्षय मनुष्य। प्रारंभ करे उसको प्रस्तापक बोला। तो प्रस्तापक सिर्फ 15 कर्मभूमि मनुष्य ही हो सकते हैं, तो 30 आकर्म भूमि मनुष्य भी ले रहे हैं ना, के जीव हो सकते हैं, तो 30 आकर्म भूमि नहीं ना लेंगे। ले सकते हैं ना। 30 कर्मभूमि भी निष्ठापक तो होंगे। प्रस्तापक नहीं, कौन है? प्रस्थापक नहीं होंगे ना। प्रस्तापक 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता ही होंगे, क्योंकि उसमें भी वो योग्यता बताई हुई है ना कि कौन जीव प्रस्तापक होंगे, तो 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्ता ही प्रस्तापक होंगे। हाँ, ठीक। ठीक साहब। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ साहब, बताइए ना। ठीक है, समय कम कर लेते हैं हम एक बार। हाँ, आप प्रश्न पूछ लीजिए। छायोपशमिक सम्यकत्व में 6 प्रकृतियों का उपसम रहता है। नहीं, उपशम नहीं बताया है। D2 और A4। इनका या तो क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, और संकित वेदनी का नियम उदय होगा। क्षयोपशम या क्षय। जी हाँ, उपशम नहीं होता है कभी भी। पूरी 6 प्रकृतियों की क्षय भी हो जाती है क्षयोपशमिक में। हाँ, यही वाली बात तो अभी ये जो प्रोसीजर हम बता रहे थे ना शायिक संकित वाली, तो इसमें हमने 6 प्रकृतियों का क्षय कर दिया, तब भी जीव शायोपशम संकित ही कहला रहा है, क्योंकि अभी उसका संकित वेदनी का उदय बाकी है। जब इसका संकित वेदनी का उदय कंप्लीट हो जाएगा तब वो शायिक कहलाएगा और शायिक संकित आएगी उसको। ठीक, धन्यवाद दीदी। ठीक है आंटी, ये उदय स्थान में यहाँ पे भंग काल का ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना, शादी सपरिवर्तित भंग काल, ये उदय स्थान एक में। चीज बताने दो ना संवेद भंग को। एक बार हमें संवेद भंग करके आपका प्रश्न लेने का भाव रखती हूँ ना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, संवेद भंग का मतलब क्या हुआ? संवेद का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव मतलब हम एक दूसरे को कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, कि ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, मतलब इनका जुड़ाव कैसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ हमने 4 चीजों का जुड़ाव बोला है, बंध का, उदय का, उदीर्णा का और सत्ता का। अब संवेद भंग को अच्छे से करने के लिए 2 चीजें आप लोग अपने अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। पहली, हमको बंध स्थान और उनके गुण स्थान, पहला क्या, बंध स्थान, उदय स्थान, उदीर्णा स्थान और सत्ता स्थान, और साथ ही इनके गुण स्थान हमको याद होने चाहिए। जैसे 8 प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक है? 1 से लेके 7 के संकेतम भाग संकेतम भाग तक। 8 प्रकृति का उदय कहाँ से कहाँ तक होता है? 13 1 से 10। 1 से 10 तक। 8 प्रकृति की उदीर्णा कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से 6। 1 से 6 तक। और 8 प्रकृति की सत्ता कहाँ से कहाँ तक होती है? 11 से 14 तक। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि 8 का बंध, 8 का उदय, 8 की सत्ता और 8 की ही उदीर्णा, क्या ये भंग पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या ये भंग 7वें गुण स्थान में पॉसिबल है,
पॉसिबल है, नहीं 7 तक तो नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं पॉसिबल है एक संकेत एक समय तक संकेतम भाग तक पॉसिबल है ना। 6 में उदीर्णा रुक सात- जाएगी। अच्छा, उदीर्णा कम हो जाएगी 2 नहीं की। होगी ना। एक मिनट पहले दीदी प्रश्न आप अच्छे से- समझा दीजिए ना, हाँ मैं ही बता और देती फिर हूँ। से समझाइए ना, ऊपर से भी समझाइए प्लीज एक बार। ठीक है। और सभी हमने को अनम्यूट कर दीजिए फिर दीदी, हाँ ताकि ठीक है, डिस्टर्ब एक बार आप सब अपने आप ही म्यूट हो जाइए ताकि एक बार अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। फिर कोई डाउट रहा तो हम क्लास की बात करने का भाव रखते हैं उस चीज को। 8 का बंध, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 का सत्ता, ये भंग 1 से 6 तक हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि क्या ये भंग 7वें गुण स्थान में हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि 7वें गुण स्थान में आयु कर्म और वेदिनी कर्म की उदीर्णा रुक जाती है, तो वहां पे उदीर्णा में 8 प्रकृतिक नहीं हो सकता है। अगर 7वां गुण स्थान है तो वहां उदीर्णा में क्या हो जाएगा हमारा 6 प्रकृति की उदीर्णा। तो वहां का जो भंग बनाएंगे कि 8 का बंद हो रहा है एक संकेतम भाग तक, 8 का उदय है, लेकिन उदीर्णा कितने की है तो 6 की है, और सत्ता कितने की है तो 8 की है। तो ये जो भंग है हमारा 8 का बंद, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 का सत्ता, क्योंकि देखिए ना उदीर्णा में आप देखिए कि 8 की उदीर्णा हमने कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक बोली थी, 1 से लेके 6 तक। तो 7वें में तो ये पॉसिबल हो गई नहीं हमारा, इसलिए ये भंग 7वें में नहीं होगा। अब पहले गुण स्थान में हम और कौन कौन से भंग बना सकते हैं, संवेद भंग। तो पहले गुण स्थान में कोई जीव 7 का बंध कर रहा है, क्योंकि आयुष्य का बंध तो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए होता है, उसके बाद आयुष्य का बंध रुक जाता है। तो एक भंग हमने 8 वाला बता दिया कि वो हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अब दूसरा भंग बनेगा हमारा कि 7 का बंध हो रहा है, उदय पहले गुण स्थान में नियम 8 का ही होता है, 7 का बंध है, 8 का उदय है, 8 की उदीर्णा है और 8 की सत्ता है, ये पॉसिबल है। पहले गुण स्थान में 7 प्रकृति का बंध कर रहा है जीव जब वो आयुष्य नहीं बांध रहा है, 8 प्रकृति का उदय है क्योंकि सारे कर्मों का उदय रहेगा पहले गुण स्थान में। अभी उस जीव का अंतिम समय या अंतिम आवलिका नहीं बची है आयुष्य की, तब तक उसको 8 की ही उदीर्णा चलती रहेगी और सत्ता भी 8 कर्म की होगी। अब अगला भंग पहले गुण स्थान में बनेगा हमारा, 7 का बंध कर रहा है जीव, 8 का उदय है। अब आयुष्य की अंतिम आवलिका आ गई तो आयुष्य की उदीर्णा रुक गई, तो उदय उदीर्णा कितने की हो जाएगी 7 की, और 8 की सत्ता रहेगी। तो पहले गुण स्थान में अगर देखेंगे हम तो ये 3 भंग पॉसिबल हैं, 7 का बंध, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 की सत्ता। 7 का बंध, 8 का उदय, 7 की उदीर्णा जब आयुष्य कर्म रुक रहा है, अंतिम आवलिका बची है, और 8 की सत्ता। और एक भंग होगा जब जीव आयुष्य बांध रहा है, तो 8 का बंध, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 की सत्ता। अब एक प्रश्न आता है कि जब जीव आयुष्य का बंध कर रहा है तब क्या जीव के 7 प्रकृति की उदीर्णा हो सकती है और ये वाला भंग भी पॉसिबल हो सकता है? तो ये भंग कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जब जीव ने आयुष्य को बांधा है तब कभी भी उस समय उसकी अंतिम आवलिका नहीं आ सकती है। प्रभु की आयुष्य बांधने के अंतर मुहूर्त के बाद ही जीव काल कर सकता है, तो उस समय आयु कर्म की उदीर्णा रुक नहीं सकती है। तो ये भंग पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान, चौथे, तीसरे में तो हो गई नहीं, तीसरे में हमारा 7 का बंध, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 का सत्ता, बस एक ही भंग घटित। तीसरे में 8 का बंध नहीं होता है, ये भंग घटित नहीं होगा। तीसरे में आयुष्य की उदीर्णा रुकती नहीं है, तो दूसरा वाला, ये दोनों भंग तीसरे में घटित नहीं होंगे। पहले में, दूसरे में, चौथे में और 5वें में ये, और छठे में, ये तीनों भंग घटित होने में बाधा नहीं है।
एक बार अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, देन हम अगले गुण स्थान के संवेद भंग देखते हैं। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। गुण तो स्थान अब के नाम वापस बोलिएगा मैम। दीदी दूसरा, इसमें आयु बंध के समय आवलिका वो क्यों नहीं रुकती, मतलब क्यों? देखिए हमने क्या बताया, हमारा नियम क्या है आयुष्य कि जब एक आवलिका ही बचेगी तब उदीरना रुकेगी, और जब जीव आयु को बांध रहा है तो उसकी कभी भी अंतिम आवलिका शेष नहीं रहती है। कम से कम अभी अपनी आयु का अंतर्मुहूर्त बचता है, तब जीव अगले भाव की आयु नियमा बांध लेता है। तो वो अंतिम आवलिका नहीं आई तो आयु को बांधते हुए उदीरना 7 कर्मों की नहीं हो सकती है। उस समय नियमा 8 कर्मों की उदीरना चलती रहेगी। उसकी अंतिम आवलिका नहीं बचती ना, आयु बंद करता है तो हाँ, आयु नियमा बंद के अंतर्मुहूर्त समय अंतर्मुहूर्त नियमा बचता है, इसलिए यहाँ पे 7 की उदीरना नहीं बोल सकते आप, उसको नियमा 8 की उदीरना ही बोलना पड़ेगी। ठीक दीदी, धन्यवाद। ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम अगला गुण स्थान लेते हैं, हमारा 7वां गुण स्थान। ये हमारा 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट हुआ। अब जीव जब 7वें गुण स्थान में प्रवेश करा तो एक संकेतम भाग में बंध 8 प्रकृति का कर सकता है, उदय भी 8 प्रकृति का रहेगा, लेकिन अप्रमत्त जीव वेदनी और आयु की उदीरना नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे 6 की उदीरना होगी और सत्ता में उसके 8 है। तो भंग बना हमारा 8 का बंध, 8 का उदय, 6 की उदीरना और 8 की सत्ता। अब जब उसका एक संकेतम भाग निकल गया तो 7वें गुण स्थान में 7 का बंध होगा, 8 का उदय होगा, 6 की उदीरना होगी और 8 की सत्ता होगी। तो 7वें गुण स्थान में हमारे ये 2 भंग बन जाएंगे। 7वें में भी बनेंगे, 8वें में भी यही वाला भंग बनेगा, क्योंकि 8वें में आयु बांधता नहीं है। तो 7 का बंध हो रहा है, 8 का उदय है, 6 की उदीरना है और 8 की सत्ता है। 7, 8 और 9 और 10वें के द्विचरम आवलिका तक 7 का बंध, 8 का उदय, 6 की उदीरना और 8 की सत्ता। अब जब 10वें गुण स्थान की चरम आवलिका आई तब बंध हो रहा है 7 प्रकृति का, उदय है 8 प्रकृति का, उदीरना अब हो गई 5 प्रकृति की, क्योंकि यहाँ पे अंतिम आवलिका में मोहनी कर्म की उदीरना भी रुक गई, और सत्ता है अभी भी उसके पास 8 प्रकृति की। तो 10वें गुण स्थान की चरम आवलिका में 7 का बंध, 8 का उदय, 6 का बंद हो रहा है। हाँ सा 10वें में तो 6 का बंद होगा ना। वही मोहने का रब का तो छूट गया है ना। 7, 8, 9 7 में लेकर 10 का अलग ही लेंगे। ठीक है सर। हाँ, 10वें गुण 7, 8, 9 में हमारा 7 का बंध, 8 का उदय, 6 की उदीरना और 8 की सत्ता हुई। 10वें गुण स्थान में 6 का बंध है, 8 का उदय है, 6 की उदीरना है और 8 की सत्ता है द्विचरम आवलिका तक। फिर चरम आवलिका में 6 का बंध है, 8 का उदय है, 5 की उदीरना है और 8 की सत्ता है। अब जीव प्रवेश करता है 11वें गुण स्थान में, तब बंद हो रहा है 1 का, उदय है उसको 8 का, उदय 7 का रहेगा। हाँ, उदय 8 का, 7 का रहेगा। उदय 7 का, उदीरना 5 की और सत्ता है हमारी 8 की। 11वें गुण स्थान में बंद हो रहा है 1 का, उदय है 7 का, उदीरना है 5 की और सत्ता है 8 की। अब 12वें गुण स्थान में बंद हो रहा है 1 का, उदय है 7 का, 7 का दीदी, सत्ता स्थान 7 है, सत्ता स्थान 7 है। हाँ, एक बार उदय की बात कर रहे हैं। उदय है 7 का, उदीरना है 5 की और सत्ता है 7 की। ये द्विचरम आवलिका तक ऐसा चलेगा। फिर 12वें की चरम आवलिका में 1 का बंध, 7 का उदय,
2 की उदीर्णा और 7 की सत्ता। 1 का बंध, 7 का उदय, 2 की उदीर्णा और 7 की सत्ता, ये इसकी चरम आवली का 12वें गुण स्थान की। 2 की उदीर्णा नाम गोत्र की होगी। हाँ सर, 2 की उदीर्णा नाम और गोत्र की होगी ना। हाँ, 2 में सिर्फ नाम और गोत्र कर्म की ही उदीर्णा हो रही है 12वें की चरम आवलिका में। अब 13वें गुण स्थान में बंध है हमारा 1 का, उदय है हमारा 4 का, उदीर्णा है 2 प्रकृति की और सत्ता है हमारी 4 प्रकृति की। 13वें गुण स्थान में बंध 1 का, उदय है 4 का, उदीर्णा है 2 की और सत्ता है 4 प्रकृति की। अब 14वें गुण स्थान में बंध किसी का भी नहीं होता है, उदय है 4 का, उदीर्णा रुक जाती है और सत्ता होती है 4 की। तो ये हमारा 14वें गुण स्थान का संवेद भंग बनेगा कि बंध 0, उदय 4, उदीर्णा 0 और सत्ता 4। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैडम पहले वाले गुण स्थान मैडम याद कैसे करते हैं आप उनको? ये देखिए, इसको याद करने का हमने अभी बताया आपको कि पहले आपके बंद स्थान पक्के हैं। बंद स्थान 4 है हमारे पास, उदय स्थान 3 है, उदीर्णा स्थान 5 है और सत्ता स्थान हमारे कितने हैं? 3। सबके आगे उसका गुण स्थान लिख लीजिए कि 8 प्रकृति का बंध का गुण स्थान कौन सा है, 8 प्रकृति की उदय का गुण स्थान कौन सा है, उदीर्णा के गुण स्थान कौन से हैं और सत्ता के कौन कौन से हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाना है और वो कॉम्बिनेशन देखना है कि वो बैठेगा या नहीं बैठेगा। जैसे मान लीजिए कि 8 का बंध, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 का सत्ता। अब किसी ने आपको पूछ लिया कि 10वें गुण स्थान में ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। हाँ, आपको पता है कि 8 का बंध तो हमारा 1 से 7वें के संकेतन भाग में ही हो रहा है, तो ये पॉसिबल होगा नहीं, तो क्रॉस कर दीजिए। किसी ने पूछ लिया क्या 3रे गुण स्थान में ये पॉसिबल है? हाँ, आयु बंद होता ही नहीं, नहीं। नहीं, 7 का बंद होगा। हाँ, तो 3रे में भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने गुण स्थान को लिख लिया इनके सामने, फिर आपने कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया, तो आपको एकदम पता चलेगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ये बहुत सीधे से तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। जी मैम, थैंक इसको यू। याद करने के लिए मेन आके बंद, उदय, उदीर्णा, सत्ता के गुणस्थान पक्का होना चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। हाँ सर, वही कहा कि आप पहले आपको उदय स्थान, सत्ता स्थान, उदीर्णा स्थान ये तो याद हो गए, अब इनके गुण स्थान भी याद कर लीजिए आप। ये अगर याद नहीं हो रहा है तो उनकी ब्रैकेट में लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप इनका संवेद बनाइए, तो ये बहुत जल्दी से आ जाएगा आपको। मैम 14 की 4 की सत्ता कैसे होगी 14 गुण स्थान में? देखिए, अगर जो अघाती कर्म बचे ना हमारे 4, उनका उदय है, और बिना सत्ता के उदय हो सकता है क्या? नहीं, हाँ नहीं हो सकता। तो उदय है तो सत्ता तो ऑटोमेटिक होना ही है ना। अयोगी में भी सत्ता और उदय घटित होगी क्या? हाँ सर, अयोगी केवली में, हाँ, अयोगी केवली में भी उदय भी है और सत्ता भी है। मतलब जब तक जीव संसार में है, चाहे वो सहयोगी हो चाहे वो अयोगी हो, अघाती कर्म उसके साथ लगे रहेंगे। 14वें गुण स्थान में भी मनुष्य आयु तो है ना हमारा। हाँ। जब हम यहाँ से छूटेंगे, मतलब सिद्ध अवस्था में पहुंचेंगे, तब ये सारे कर्म रुकेंगे। 14वें में अयोगी अवस्था में भी 4 का उदय और 4 की सत्ता रहती है। 5वें 6वें में क्या होगा संवेद भाग? 5वें और 6ठे में सेम हमारा पहले वाले संवेद भंग जैसा होगा, क्योंकि 5वें में आयुष्य का बंध हो सकता है, 8 का बंध हो जाएगा, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 की सत्ता। जब आयुष्य नहीं बांध रहा है तो 7 का बंध, 8 का उदय, 8 की उदीर्णा और 8 की सत्ता। जब आयुष्य की अंतिम आवलिका आ गई तो 7 का बंध, 8 का उदय, 7 की उदीर्णा और 8 की सत्ता।
जो पहले गुण स्थान में बोले सेम वो ही हमारे पांचवें गुण स्थान में भी संवेद भंग हो जाएंगे। एक बार वो 11वां वाला आप गुणस्थान के हिसाब से समझा देंगे? हाँ, 11वें गुण स्थान में बंध एक का हो रहा है, मूल में एक ही कर्म बनता है, वेदनी कर्म। उदय कितने का होता है? तो यहाँ पे मोहनी कर्म का उदय नहीं है, तो यहाँ पे 7 कर्मों का उदय रहता है। आपने लिखा होगा ना कि 7 प्रकृति का उदय स्थान कौन कौन से हैं, गुण स्थान कौन कौन से हैं? 7 प्रकृति उदय के गुण स्थान बोलिए। 1 से 10 12 13 सॉरी 11 12 सिर्फ 12 हो गए। सिर्फ 11 और 12। तो 11वें में उदय कितने का है? 7 का। 11वें में उदय 7 का है ना, तो आपका और कोई भी भंग आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उदय स्थान से ही हमारा क्लियर है कि 11वें गुण स्थान में सिर्फ 7 का ही उदय होता है। तो आप यहाँ और कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। उदय में क्या लिखना पड़ेगा आपको? 7। अब उदीर्णा में अगर उदय नहीं है तो उदीर्णा रुकेगी, मौनी कर्म की नहीं होगी। और हमने पहले बता दिया है कि 7वां मतलब अप्रमत्त अवस्था में वेदिनी और आयु की भी उदीर्णा नहीं होती है। तो 3 कर्म कम हो गए, तो कितने की उदीर्णा है यहाँ पे? 5 की। लेकिन सत्ता में 8 कर्म है 11वें गुण स्थान में, तो सत्ता कितने की हो गई है? 8 कर्म। तो यहाँ का संवेद भंग 11वें गुण स्थान का बनेगा हमारा। बंध 1 का है, उदय 7 का है, उदीर्णा 5 की है और सत्ता 8 की है। ठीक है साहब? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझा। एक बार शुरू के 1-2 गुणस्थान बताया था ना आपने, एक बार वो नंबर वापस रिपीट कर देंगे? गुणस्थान 1 2 और कुछ बीच में रह गया था जी। ठीक है। हमारा पहला गुण स्थान, पहले गुण स्थान में कोई भी जीव आयु को बांध सकता है। अगर जब आयु बंध रही है तो बंध होगा 8 का, मतलब सारे कर्मों का बंध हो रहा है। उदय भी उस समय 8 का रहेगा, उदीर्णा भी 8 कर्म की चलेगी और सत्ता भी 8 कर्म की रहेगी। जब जीव आयु नहीं बांधता है तो 7 कर्मों का बंध हो रहा है, उदय 8 का चल रहा है, उदीर्णा भी 8 की चल रही है और सत्ता भी 8 की है। जब जीव अपनी आयु की अंतिम आवलिका में है तब बंद कर रहा है वो 7 का, उदय है 8 का। अब उसके आयु कर्म की उदीर्णा रुक गई तो उदीर्णा है 7 की और सत्ता में है 8। इन 3 भंग के अलावा पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 6ठे गुण स्थान में और कोई भी भंग नहीं बन सकता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, ये 3 भंग ही हमारे पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 6ठे गुण स्थान में बनेंगे। ठीक है। अब एक प्रश्न सम्मेद के पहले कौन पूछ रहा था, प्लीज पूछ लीजिए, उसको क्लियर कर देते हैं। एक जय जिनेन्द्र। हाँ सर। मेरे को एक ये पूछना था, अभी अपन ने किया बताया था शायद आपने ना, उदय स्थान में, ठीक है, ये जो उसका काल दिया है अंतर मुहूर्त काल 7 प्राकृतिक बंध का, वो बताया कि 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा शायद बताया ना आपने? 7 प्राकृतिक उदय स्थान का काल है। हाँ, उदय स्थान अंतर मुहूर्त जो काल है, हाँ, वो वो 12वें गुण स्थान की अपेक्षा। 11वें गुण स्थान की अपेक्षा क्यों नहीं बैठ सकता? 11वें गुण स्थान में भी तो अंतर मुहूर्त रहने के बाद वो वापस 8 प्राकृतिक उदय स्थान वाला हो जाएगा। 7 प्रकृति के उदय स्थान का काल संभावना, जहां तक ऐसा एकदम मुझे भी एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना ऐसी है कि 11वें गुण स्थान के काल से 12वें गुण स्थान का जो अंतर मुहूर्त है वो उत्कृष्ट है, इसलिए 12वें गुण स्थान में उत्कृष्ट उस 7 प्रकृति उदय का काल घटित होता है। उत्कृष्ट की अपेक्षा बोलेंगे, देखिए अंतर मुहूर्त उसका बड़ा है इस अपेक्षा से। इस अपेक्षा से ऐसे तो ये भी, इसमें भी 11वें गुण स्थान की अपेक्षा भी अंतर मुहूर्त घटित हो सकता है ना? हो सकता है ना, कोई बाधा नहीं है, लेकिन 11वें की अपेक्षा यहाँ जगन्य एक समय बताया है उदय, और उत्कृष्ट हमने 12वें गुण स्थान की अपेक्षा बताया। 12वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त बड़ा है इसकी अपेक्षा से। संभावना पूरा है, सही है, इसीलिए यहाँ पे 12वां गुण स्थान लिया गया है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ सर।
हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र आंटी। ये शादी सपरिवर्तित भंग का काल आंटी, उदय स्थान के अंदर। और ठीक एक है। देशों का और पूर्व का जो है 4 प्रकृति के अंदर, ये 2 थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए आंटी। ठीक है, मैं एक बार पूरा शुरू से क्लियर कर देती हूँ। हम कर रहे हैं उदय स्थान का काल। उदय स्थान हमारे 3 हैं, 8 प्राकृतिक उदय स्थान, 7 प्राकृतिक उदय स्थान और 4 प्राकृतिक उदय स्थान। अब 8 प्रकृति का जघन्य और उत्कृष्ट काल। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 8 प्रकृति का उदय 3 तरह से हो सकता है। जो अभवी या अभव सिद्धिक जीव है, उनको अनादिकाल से 8 प्रकृति का उदय है और अनंत काल तक 8 प्रकृति का ही उदय रहेगा। तो उसकी अपेक्षा उसका भंग बना हमारा अनादि अपर्यवसित। कोई भवी जीव है जो अनादिकाल से 8 कर्मों के उदय वाला था, लेकिन अब वो श्रेणी आरोहण करके मोक्ष जा रहा है, तो उसके उस 8 प्रकृतिक भंग की एंड हो रहा है, तो अनादि सपर्यवसित। अब कोई जीव ने उपशम श्रेणी आरोहण करी, 11वें गुण स्थान में प्रवेश किया, तब जीव को 7 प्रकृति का उदय हो गया। जब वो वापस नीचे उतरा, 10वें गुण स्थान में आया, तो यहाँ पर उसने वापस से 8 प्राकृतिक उदय को शुरू किया। तो ये हो गई 8 प्राकृतिक उदय की शादी। और जो शादी हुई तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह करके इसको अंत करेगा। तो तीसरा भंग होता है हमारा शादी सपर्यवसित। अब तीसरे भंग शादी सपर्यवसित का जघन्य काल कितना होगा और उत्कृष्ट काल कितना होगा? तो जघन्य काल होता है अंतर्मुहूर्त। एक बार वापस रिपीट करिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, एक बार वापस बता देती हूँ। 8 प्राकृतिक उदय स्थान के 3 भंग बनते हैं। कोई जीव अभवी है या अभव सिद्धिक है, तो अनादिकाल से उसको 8 कर्मों का उदय है और अनंत काल तक, मतलब उसका कभी भी 8 कर्मों का उदय रुकेगा नहीं, तो उसकी अपेक्षा हो गया अनादि अपर्यवसित। पहला भंग क्या बना हमारा? 8 प्रकृति के अगर काल पूछा है तो अनादि अपर्यवसित। अब दूसरा भंग बनेगा, कोई भवी जीव है जो सीधा बाहर, मतलब पहले गुण स्थान से बाहर आया और सीधा मोक्ष को प्राप्त हो गया, मतलब श्रेणी आरोहण करके मोक्ष को प्राप्त करा। वो उपशम श्रेणी नहीं आरोहण किया, वो सीधा मोक्ष में चला गया, तो उसका काल बन गया अनादि सपर्यवसित। तो अनादि काल से 8 कर्मों का उदय था और अब उसको 8 कर्मों का उदय रुक गया। तीसरा भंग जो बनता है वो होता है शादी सपर्यवसित। शादी सपर्यवसित का मतलब ऐसा हुआ कि कोई जीव ने 11वें गुण स्थान में श्रेणी आरोहण करके गया, तो वहां पे 8 की जगह अब उसको 7 कर्मों का उदय हुआ। जब वो 11वें गुण स्थान से वापस नीचे उतरा, 10वें गुण स्थान में आया, तो उसको पुनः शुरू हो गया 8 कर्मों का उदय, मतलब 8 कर्म के उदय की शादी शुरू हो गई, शुरुआत हो गई। अब इसका जघन्य काल बताया हमने अंतर्मुहूर्त। क्यों बताया? क्योंकि कोई जीव ने एक बार उपशम श्रेणी आरोहण करी, 11वें में से नीचे उतरा, अब इसी भाव में वो दूसरी बार क्या कर सकता है? उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है, और अंतर्मुहूर्त तक उसने 8 कर्मों का उदय हुआ और वापस वो 11वें गुण स्थान में दूसरी बार उपशम श्रेणी आरोहण करके गया, तो फिर उसको 7 कर्मों का उदय हो गया, तो इसका जघन्य काल घटित हो गया अंतर्मुहूर्त। अब इसका 8 प्रकृति का उदय का शादी सपर्यवसित का उत्कृष्ट काल होता है देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। कितना होता है? देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शुक्ल पाक्षिक जीव है जिसने श्रेणी आरोहण करी, 11वें गुण स्थान में गया, फिर वो नीचे उतरा, नीचे उतर के उसने भावों की विशुद्धि, अब हीयमान परिणाम के कारण नीचे चला गया, पहले गुण स्थान में चला गया, और वो देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक कहां पर रहा? 8 कर्मों के उदय के साथ पहले गुण स्थान में। और जब वापस पुनः वो मोक्ष जाएगा, तब उसका
ये आठ प्रकृति का उदय खत्म हो जाएगा। तो इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल हो गया देशोनार्थ पुद्गल परावर्तन काल। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये वापस बताइए दीदी। ये जो उपशन में जो 11 जरूरी गुण नहीं था, है ना, देशों मिथ्यात्व में रहना जरूरी नहीं है ना, मतलब 11वें में नहीं जाएगा बस, मतलब श्रेणी नहीं, मतलब छठा सातवां में जुड़ सकता है। एक मिनट ना, देशोनार्थ पुद्गल परावर्तन काल बहुत बड़ा काल होता है। अगर हम बाकी सारे गुण स्थानों को देखेंगे तो उनका काल बहुत छोटा होता है। किसी भी गुण स्थान में वो जीव इतने समय तक नहीं रह सकता है, तो उसको इतना बड़ा समय अगर व्यतीत करना है तो उसको मिथ्यात्व में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने के बाद वो जीव इतना काल पूरा कर सकता है। बाकी गुण स्थानों में तो बहुत छोटा सा काल पूरा कर पाएगा, वो बहुत लंबा काल पूरा नहीं कर पाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये देशों अर्ध पूरा परावर्तन काल के अंदर, मतलब 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में भी जा सकता है जी। हाँ, वो कोई बाधा नहीं है, उसमें जाने में कोई बाधा नहीं है, वो जा सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा, वो तो मैक्सिमम टाइम उसको पहले गुणस्थान में निकालना पड़ेगा। हाँ दीदी, जैसे ना 11वें गुणस्थान से वापस नीचे गिरा, 10वें में आया, तो वापस 10वें से वापस उसका परिणाम मन शुद्ध हुआ और वापस 11वें में जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है ना? अगर कोई जीव अवरोहण शुरू करता है तो 11वें से 10वें में, 10वें से 9, 8, 7 और 6 तक तो नियमा उसको स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना ही पड़ता है। अब यहाँ आने के बाद अगर उसके परिणामों में विशुद्धि रही, उसके भावों में शुद्धि रही, तो वो वापस से उपशम श्रेणी आरोहण कर सकता है, फिर बाधा नहीं है उसको कुछ भी। लेकिन एक बार उसको नीचे आना ही पड़ेगा। नहीं, फिर आपने अंतर्मुहूर्त बोला ना, वो नहीं समझ में आया। एक बार 10वें से 11वें में क्या हुआ कि 11वें गुणस्थान में जीव था, अब नीचे उतरा, 10वें में आया, अब 10वें से वो कंटिन्यू 6 गुणस्थान तक उतर गया। काल कितना था इसका टोटल अंतर्मुहूर्त? अभी यहाँ पे 8 का उदय है, अभी यहाँ 7 का था, यहाँ 8 का उदय है। फिर उसके भावों में विशुद्धि आई और वापस उसने श्रेणी चढ़ना शुरू करा, तो वापस 8, 9, 10 और 11वें में चला गया। तो इसका काल और इसका काल, दोनों का काल कितना हुआ? अंतर्मुहूर्त। तो इसलिए जो इसका जगन्य काल है वो हमारा अंतर्मुहूर्त होगा। ठीक है दीदी, क्लियर। ठीक है। शुक्ल पाक्षिक जीव 11th में गया, उसके बाद 10th से काल करेगा तो चौथे में, और नहीं तो उतरेगा तो क्रम से 6ठे तक तो उसको उतरना ही पड़ेगा। 6 से 1 में आ सकता है। हाँ, 6 से, हाँ, मार्गना करी हुई होगी आप लोगों ने इसमें। हाँ, संभावना मार्गना आपको आ गई होगी। मार्गना में हमने बताया कि कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जीव अप एंड डाउन कर सकता है। तो 6ठे गुणस्थान से डायरेक्ट पहले में जा सकता है, लेकिन 7वें से डायरेक्ट पहले में नहीं जाता है। पहले गुणस्थान वाला जीव 7वें में आ सकता है, जो हम प्रथम उपशम में करते हैं कि जीव अभी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, पहले में है, यहाँ सारी प्रक्रिया करी और सीधा वो पहुंच गया 7वें गुणस्थान में। लेकिन 7वें वाले को पहले उतरने के लिए 6ठे में आना जरूरी है, और वो 6ठे से पहले में आ सकता है। एक बार मार्गना पूरा करवा दीजिए ना। पहले से दूसरे में जा सकता है क्या? पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान की योग्यता, मतलब दूसरे गुणस्थान में क्या चाहिए जीव को? दर्शन त्रिक का उपशम चाहिए। तो पहले गुणस्थान में क्या दर्शन त्रिक का उपशम हो सकता है? नहीं हो सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि उपशम है तो चौथा, 5वां और 6ठा, इन गुणस्थानों से ही जीव दूसरे में आ सकता है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपके अनुकूल तो एक बार मार्गना करवा दीजिए। अपरिवर्तित और अपरिवर्तित करवा दीजिए ना दीदी। दीदी क्या बोले आप? D3 का उपशम? D3 का उपशम कंपलसरी है दूसरे गुणस्थान में जाने के लिए।
दीदी सपर्यवसित और अपर्यवसित का मीनिंग एक बार बता दीजिए। अगर हम अपनी भाषा में समझे तो अपर्यवसित मतलब अनंत, मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं होगा, हमेशा वो ही अवस्था रहने वाली है। और सपर्यवसित मतलब एंड, इसको ध्रुव अध्रुव पता है ना आप लोगों को? हाँ, ये मैं बोलने वाली थी कि अपर्यवसित को हम ध्रुव बोल सकते हैं। हाँ, और सपर्यवसित को आप अध्रुव बोल दीजिए, बस एक ही चीज है दोनों। इसका एंड नहीं होता है, ये ध्रुव हो गया, इसका एंड हो रहा है, ये अध्रुव हो गया। तो अपर्यवसित मतलब अनंत बोल दीजिए, ध्रुव बोल दीजिए, दोनों हो जाएगा। और सपर्यवसित मतलब अध्रुव बोल दीजिए या उसका अंत होने वाला है वो बोल दीजिए। अगर आपके मतलब दीदी अनुकूल जो तो सिद्ध इधर गति मार्जन में करवा है देना। उसको अपन क्या कहते हैं वो बोलेंगे, अपरिवर्तित बोलेंगे क्या? किसको? जो सिद्धालय में पहुंचे हैं भगवान महावीर स्वामी अग्रे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपर्यवसित है, क्योंकि उनकी उस अवस्था का कभी भी अंत नहीं होगा। नहीं होगा जी। हाँ, जैसे शायिक संकित में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीव में शायिक संकित आती है तो उसका भंग बनता है सादी अपर्यवसित। हाँ, क्योंकि वो मोक्ष में चले जाते हैं। क्योंकि शायिक संकित की शुरुआत तो है लेकिन उसका एंड कभी भी नहीं होगा, तो शायिक संकित का भंग बनेगा सादी अपर्यवसित का। अच्छा, शुरुआत है अंत नहीं है। जी हाँ दीदी आपने यहाँ पे एक लाइन क्या बोला था? D3 का ऑप्शन कंपलसरी है दूसरे गुण स्थान में जाने का, पर चौथे पांचवे छठवें का क्या है? चौथे पांचवे छठे गुण स्थान से डायरेक्ट दूसरे गुण स्थान में जाया जा सकता है ना। उपशम समकिति जीव होगा, चाहे वो प्रथम उपशम समकिति हो या द्वितीय उपशम समकिति हो। दीदी दीदी जय जिनेन्द्र दीदी बोलिए। पेपर का पैटर्न बता देते तो। देखिए, पेपर का पैटर्न लगभग संभावना ऐसा होगा कि चूज द करेक्ट आंसर वाला एक प्रश्न होता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है, सही जोड़ी मिलाइए होता है, असंगत हटाइए होता है, और क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, मतलब प्रश्नों के उत्तर के लिए। मोटा मोटा प्रश्नों का पेपर का पैटर्न यही वाला होता है। दीदी अगर आपके पास मार्गना वाला बता दीजिए। मार्गना करवा दो। क्या बता दीजिए एक उदय स्थान में। क्या कह रहे हैं आप? 4 प्रकृति के 23 उत्कृष्ट जो लिया है ना कार्य। हाँ, ठीक है, एक बार ये पूरा कंप्लीट कर देती हूँ मैं। उदय वाला 8 प्रकृति हो गया, अब 7 प्रकृति उदय स्थान का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल बताना है। तो 7 प्रकृति का उदय होता है 11वें और 12वें गुण स्थान में। तो जघन्य काल तो हो गया इसका एक समय 11वें गुण स्थान की अपेक्षा, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। 12वें में भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता है और 11वें में भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो उत्कृष्ट काल 12वें गुण स्थान की अपेक्षा घटित हुआ। अब 4 प्रकृति उदय स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल। तो जघन्य काल होता है अंतर्मुहूर्त, क्योंकि जब जीव को केवल ज्ञान मिला, मतलब जीव केवल ज्ञानी बने, तो अंतर्मुहूर्त तक तो कम से कम उनको 13वें और 14वें गुण स्थान में रहना है। तो 4 प्रकृति का उदय होता है 13वें और 14वें में, तो इन दोनों का काल मिला करके अंतर्मुहूर्त। तो ये हो गया इसका जघन्य काल। और उत्कृष्ट कोई जीव केवली बना है तो वो देशों करोड़ पूर्व तक 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं। जो केवली भगवान की आयुष्य होती है वो देशों करोड़ पूर्व तक कहाँ पे व्यतीत हो सकती है? 13वें गुण स्थान में। तब उनको 4 का उदय है, तो 4 प्रकृति का उत्कृष्ट काल हो गया देशों करोड़ पूर्व 13वें गुण स्थान की अपेक्षा। 13 और 14वां भी ऐड करना। दीदी मेरे को ये वाला समझा नहीं दीदी। होगा 14वां भी प्लस, पर मोटा ज्यादा जो देशों करोड़ पूर्व का बड़ा टाइम पीरियड है वो 13वें में, और अगर 4 प्रकृति का उदय का देशों करोड़ पूर्व है तो 13 और 14 दोनों का मिला करके ही होगा। दीदी मेरे को लास्ट वाला समझा नहीं, समझा नहीं दीदी लास्ट वाला अभी जो आपने समझाया वो। ये मार्गना करवा दो ना। मार्गना करके एक बार बस।
मारगणा तो अभी सिलेबस में नहीं है ना। वही बोल रही हूँ ना, मारगणा तो है नहीं। है अभी सिलेबस में तो नहीं है अभी। सिलेबस में है ना। अगर अभी सिलेबस में नहीं है तो अभी हम विषय को दूसरा नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और आपको एग्जाम की तैयारी भी करना है। अगर एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिए अभी। मार्गना है, सम्यक्त्व की मार्गना का अच्छा ठीक है, संकित की मार्गना है, वो मैं आपको एक बार करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम मिथ्यात्व को देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि मिथ्यात्व से जीव मिथ्यात्व में कहाँ से आ सकता है, ये उसकी आगति होगी, और मिथ्यात्व से जीव कहाँ जा सकता है, वो उसकी गति होगी। तो अब बताइए कि कहाँ से जीव मिथ्यात्व अवस्था में आ सकता है। देखिए लाइन से करते हम। दूसरे गुण स्थान है मिथ्यात्व में जीव, कोई जीव ने अभी प्रथमोपशम प्राप्त करी हुई है तो वो क्या मिथ्यात्व में आ सकता है? तो आ सकता है। कोई जीव द्वितीय उपशम वाला है वो मिथ्यात्व में आ सकता है। आ सकता है। कोई जीव को शायोपशम संकित प्राप्त है वो मिथ्यात्व में आ सकता है। कोई जीव आसादन संकित प्राप्त है वो मिथ्यात्व में आ सकता है। वो तो आएगा। किसी जीव को सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त है, नहीं, आ सकता है, आएगा ना, वो भी आएगा। किसी जीव को शायिक संकित प्राप्त है, क्या वो नहीं मिथ्यात्व? बस, तो एकदम क्लियर है कि जो हमारे पास अवस्थाएं हैं, प्रथम उपशम हो, द्वितीय उपशम हो, शायोपशम हो, सासादन हो या सम्यक मिथ्यात्व हो, इन सब से जीव कहाँ आ सकता है? मिथ्यात्व में। अब मिथ्यात्व की गति बताते हैं कि कोई जीव अभी मिथ्यात्व गुण स्थान में खड़ा है, वो कहाँ जा सकता है। क्या वो प्रथम उपशम में जा सकता है? जा सकता है। तो नीमा है। अब नियम नहीं जा सकता है। अब द्वितीय उपशम में जा सकता है? द्वितीय उपशम में नहीं जाएगा। क्या वो शालोपशम में जा सकता है? जा सकता है। क्या वो सासादन में जा सकता है? नहीं। क्या वो सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है? तो मिथ्यात्व की गति क्या हो गई? प्रथम उपशम, शायोपशम और सम्यक मिथ्यात्व। और क्या वो शायिक में जा सकता है? नहीं। ये क्लियर है एकदम सबको? जी। ठीक, अब हम दूसरा लेते हैं, प्रथमोपशम। अब प्रथमोपशम की आगति बताना है कि कहाँ से जीव प्रथम उपशम में आ सकता है। क्या जीव मिथ्यात्व से प्रथम उपशम में आ सकता है? एक ही से प्रथम उपशम में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या जीव सम्यक मिथ्यात्व से प्रथम उपशम में आ सकता है? नहीं से नहीं आ सकता। एक्चुअली अब बात करेंगे तो बाकी किसी भी चीज से जीव प्रथम उपशम में नहीं आ सकता है। तो प्रथम उपशम की आगति क्या होगी? सिर्फ मिथ्यात्व। अब पूछा कि प्रथम उपशम की गति क्या है। प्रथम उपशम से जीव मिथ्यात्व में जा सकता है, जा सकता है। प्रथम उपशम से जीव क्षयोपशम में जा सकता है, प्रथम उपशम से जीव सासादन में जा सकता है, प्रथम उपशम से जीव सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है, प्रथम उपशम से जीव शायिक बन सकता है? नहीं। क्या प्रथम उपशम से जीव द्वितीय उपशम संकित कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो प्रथम उपशम की गति होगी मिथ्यात्व, शायोपशम, सासादन और सम्यक मिथ्यात्व। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
अब हम लिखते हैं द्वितीय उपशम। द्वितीय उपशम की आगति और गति। जम्मू तभी आवे जो सुबह की बेगा ये प्लीज जिसकी भी आवाज आ रही है अपनी आवाज बंद कर दीजिए आप लोग। अब द्वितीय उपशम में जीव कहाँ से आ सकता है? क्या मिथ्यात्व से आ सकता है? नहीं। शायोपशम से ही आ सकता है बस। शायोपशम से ही जीव कहाँ पे आएगा? द्वितीय उपशम। शायिक से नहीं आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व से नहीं आ सकता है, प्रथम उपशम से नहीं आ सकता है और सासादन से नहीं आ सकता है। तो द्वितीय उपशम में आएगा कहाँ से जीव? सिर्फ अब द्वितीय उपशम वाला जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? द्वितीय उपशम वाला मिथ्यात्व में जा सकता है? हाँ जा सकता है। द्वितीय उपशम वाला शायोपशम में जा सकता है? जा सकता है। द्वितीय उपशम वाला सासादन में जा सकता है? जा सकता है। द्वितीय उपशम वाला सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है? और शायिक में भी जा सकता है। नहीं, द्वितीय उपशम वाला नहीं वाला जाता है शायद। शायिक में सिर्फ शायोपशम वाला जाता है। शायोपशम वाला ही आएगा, इसलिए द्वितीय उपशम वाला शायिक में नहीं आता है। तो द्वितीय उपशम वाला हाँ सर नहीं दिशा में टुकड़ा आप बोलिए बीच में बोलिए मैं सॉरी। कोई बात नहीं। द्वितीय उपशम वाला मिथ्यात्व, शायोपशम, सासादन और सम्यक मिथ्यात्व इन 4 जगह जा सकता है। अब हम बात करते हैं। मैं तो ये बोलना चाह रही थी मतलब प्रथम उपशम द्वितीय उपशम सिर्फ आगति का डिफरेंस है, वहाँ मिथ्यात्व है, यहाँ पे संयोगशम है। बाकी गति सेम है, एकदम बरोबर है। ऐसे याद रखो तो इजीली याद रहेगा बस। दोनों सीधे प्रथम उपशम में और द्वितीय उपशम की गति सेम है। आगति में खाली एक में शायोपशम है और एक में मिथ्यात्व है। अब हम शायोपशम की बात करते हैं, ठीक है। शायोपशम के लिए आगति कहाँ से आ सकता है? मिथ्यात्व से आ सकता है जीव शायोपशम में? आ सकता है। प्रथम उपशम से आ सकता है? आ सकता है। द्वितीय उपशम से आ सकता है? आ सकता है। हाँ, सासादन से आ सकता है? नहीं सासादन से नहीं आ सकता। सम्यक मिथ्यात्व से आ सकता है? आ सकता है। शायिक से आ सकता है? नहीं शायिक से नहीं आ सकता है, क्योंकि शायिक वाला एक बार अगर शायिक समकिति बन गया तो फिर वो कहीं भी नहीं जाएगा, ऊपर ही चलेगा वो। तो शायोपशम में आ सकता है मिथ्यात्व से, प्रथम उपशम से, द्वितीय उपशम से और सम्यक मिथ्यात्व से। अब शायोपशम वाले की गति कहाँ जा सकता है? मिथ्यात्व में जा सकता है? जा सकता है। प्रथम उपशम में जा सकता है? नहीं प्रथम उपशम तो मिथ्यात्व जाता है। प्रथम उपशम में नहीं जा सकता है। द्वितीय उपशम में जा सकता है? द्वितीय उपशम में जा सकता है। सासादन में जा सकता है? शायोपशम नहीं। सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है? जा सकता है। शायिक में जा सकता है? ठीक है, एकदम इजी वे पे समझा दिया बाकी। हाँ एकदम इजी समझा दिए बाकी। अब हम शायिक की बात कर लेते हैं। बड़ी मैडम आज ही समझ में आए आपके, इतने दिन समझ में नहीं आया हमको तो ये। मैं तो वही बोल रही हूँ ना, इतना इजी वे में पता नहीं तो दिमाग ही लड़ रहे थे पर हमको समझ में नहीं आया। नहीं अनुश्री जी ने भी बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। नहीं जब मेरा हुआ नहीं था, अनुश्री जी ने कराया ना तब मैं नहीं थी। नहीं अनुश्री जी ने पढ़ाया भी बहुत अच्छा पढ़ाया है उन्होंने भी। सिर्फ डिस्टरबेंस ज्यादा होती थी उनकी क्लास में, क्योंकि नया टॉपिक शुरू किया था ना, इसलिए। अब उन्होंने करवा दिया ना, इसीलिए अब इजी लग रहा है। और कुछ करा हुआ है इसलिए अब आपको बहुत जल्दी से आ रही है। समझा हुआ था ना, आया नहीं था बस। यस अनुश्री जी को परेशान किया हम सब ने। नहीं वो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, उनका बहुत साधुवाद है। बहुत अच्छे से क्लास करवाते हैं वो, इसलिए हम फ्री हो जाते हैं एकदम शांत विनम्रता से। नहीं दीदी एक बात बोलूं क्या आपको मैं,
कि सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाए, चाहे वो पहली एग्जाम वाले हो, दूसरी वाले हो, पढ़ाते आप लोग सभी बहुत अच्छे से हो। बाकी कोमल जी हैं, क्या सब मानना पड़ेगा आपको, तो अनुमोदना करना चाहिए सबको। बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोग। है तो सबका अच्छा चल रहा है, उसके लिए उन हमारे सबको बहुत पुरुषार्थ बहुत में कमी अभिनंदन है। है। बहुत बहुत मैम कमी है। मैम प्रत्योपश्रम की आगति एक बार बता देंगे? धन्यवाद कि आप प्रत्योपश्रम इस की विषय आगति को बताएंगे मैम? इतना अच्छे से कर रहे हैं। नहीं, हाँ, हमारे नहीं, उनका पुरुषार्थ की समझाया कमी हुआ है। था तो दिमाग में घुस भी गया। बिल्कुल बिल्कुल साहब। चलिए शायिक और कर लेते हैं हम कि शायिक संकित की आगति। मिथ्यात्व वाला शायिक संकित हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिर्फ प्रथम शायद वाला हो सकता है? नो, ओनली छाप समिट नहीं। Only संयुक्त Sayopsham वाला नहीं, सिर्फ शायोपशम से ही Sayopsham। हो सकता है जीव शायिक बन सकता है। यस, अब शायिक वाले की गति, शायिक वाला मिथ्यात्व में जा सकता है? नहीं कहीं जा सकता है, कोई संगत भी तो जा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सीधा मोक्ष। संकित की गति होती है सीधा मोक्ष। और हम सबको भी कहाँ जाना है? मोक्ष में। सीधे सीधे चलो, सिद्धालय में पहुंचो। ठीक है साहब, आज इतना ही रखते हैं। मेरे द्वारा कोई प्रकार की जिनाज्ञा दो विरुद्ध बज गए कहा ना मैम, बहुत बहुत अनुमोदना 2 करते बज हैं। गए ना। साधन और 1 सम्यक घंटा मिथ्या। पता ही नहीं और चलता आभार आपके प्रकट क्लास में। करते हैं। बहुत बहुत ठीक है, साधन साधन करवा देते हैं एक बार, खाली 2 मिनट और टाइम हाँ, ठीक लगेगा। है, बता दीजिए। साधन और सम्यक मिथ्यात्व 2 बच्चे हैं। ठीक है साहब, ये भी करवा देते, क्लियर कर लेते हैं। साथ आगति सास्वादन में कहाँ कहाँ से आ सकता है जीव? मिथ्यात्व से आ सकता है? बीच में उपशम जरूरी प्लीज है, प्लीज। तो उपशम से ही सास्वादन में आ सकता है जीव। अब सास्वादन वाला की गति क्या होती है? तो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व। वो पहले गुण स्थान में ही जा सकता है, तो उसकी गति हुई मिथ्यात्व की। अब हमारा बचा हुआ है सम्यक मिथ्यात्व। मतलब मिश्र ना? हाँ सर, मिश्र ना? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व मतलब मिश्र। मिथ्यात्व से आ सकता है सम्यक मिथ्यात्व में जीव? आ सकता है। आ सकता है। प्रथम उपशम से आ सकता है? आ सकता है। आ सकता है। आ सकता है ऐसा। प्रथम उपशम वाले को हम बोलते हैं ना, त्रिपुंज में से कोई भी एक पुंज करता है, सम्यक मिथ्यात्व का होता है। तो प्रथम उपशम से भी सम्यक मिथ्यात्व हो सकता है जीव को। हो सकता है, हाँ, अंतःकरण वाला। आ सकता है? आ सकता है। शायोपशम से आ सकता है? आ सकता आ सकता है। सास्वादन से नहीं आएगा और शायिक से नहीं आएगा। अब सम्यक मिथ्यात्व वाले की गति कहाँ कहाँ जा सकता है? मिथ्यात्व में जा सकता है, मिथ्यात्व में जा सकता है, शायोपशम में जा सकता है, इसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा फिर। या तो वो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में जाए या चौथे गुण स्थान में शायोपशम में आए, इसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। जय जिनेन्द्र साहब, सम्यक मिथ्यात्व में तो काल ही नहीं करता जीव, फिर जाएगा कैसे? देखिए, काल की जरूरत नहीं है, उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ ना, अंतर्मौलक जैसे ही पूरा हुआ, तो अब उसको कहीं ना कहीं तो अप एंड डाउन मतलब भावों से चढ़ना या उतरना पड़ेगा। तो अगर उसके भावों में विशुद्धि हुई तब तो शायोपशम मिल जाएगी, और उसमें मलिनता आई तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। काल की अपेक्षा नहीं जा रहा है, वो भावों और अधिवसायों की अपेक्षा अप एंड डाउन कर रहा है वो। ठीक है, थैंक यू सर। सम्यक मिथ्यात्व का काल सिर्फ अंतर्मौरत ही होता है। अंतर्मौरत के या तो चौथे में या पहले में आना होता है। हाँ, वो उधर आके फिर काल करता है ना? हाँ हाँ, काल वहां आके कर सकता है, काल नहीं करेगा, लेकिन भावों से वो अप एंड डाउन करेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना आपके ज्ञान की। नहीं है, मेरे को थोड़ी अनुकूलता नहीं रहेगी, तो अगर कोई विशेष कोई आप लोगों को प्रश्न रहा तो बताने का भाव